ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आपके सामने टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर नेम्ड एज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 1. I am doing F3 financial accounting specifically for ACCA and there are 22 chapters. बेटे 22 चैप्टर्स हैं। हमने पहले चैप्टर में 20 लेक्चर्स लगा दिए बिकॉज दोज कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे हम जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें बिकॉज आपको क्लास नोट्स लिखना कंपलसरी है। यू नो अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा बेटे। लिखेंगे तो सीखेंगे। आइए प्लीज जल्दी से ओपन कीजिए अपने रजिस्टर्स, अपने हाइलाइटर्स। चैप्टर नंबर 2 द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेटे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। आइए देखें, आइए जी आइए। मैंने ये चैप्टर नंबर 2 कर रहा हूं इस समय। चैप्टर नंबर 2 जो मैंने हाईलाइट कर दिया है द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच यू हैव टू डू। बेटे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें करने हैं, चैप्टर में दिए हुए हैं, कैपलन में, बीबीबी में। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and understand the role of financial reporting and reporting system, understand the role of IFRS standards, explain what is meant by corporate governance and discuss the duties and the responsibilities of company directors। बेटे बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आज आप सभी को एक श्लोक भगवान कृष्ण का सुनाने वाला हूं और ये लिख भी दिया है और आज के चैप्टर के लिए बिल्कुल रिलेट करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि कैसे रिलेट करता है। और बेटे मैंने 6 कंसेप्ट बनाए हैं अपने फॉर कवरिंग दोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन 6 कंसेप्ट। तो बेटे उन 6 कंसेप्ट के रिलेशनशिप को देखेंगे, पूरा सर्कल पढ़ेंगे, पूरी रिंग को देखेंगे एंड देन वी विल बी यू नो एबल टू आंसर दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला कंसेप्ट जो मैंने प्रिपेयर किया दैट इज ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नीड, व्हाई, नेसेसिटी ऑफ रेगुलेशन। तो बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 1 में मैं 2 कंसेप्ट कवर करने वाला हूं। व्हाई देयर इज अ नीड, क्यों जरूरत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ IFRS और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थर्ड है बेटे एलिमेंट्स ऑफ रेगुलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स बनती कैसे हैं, IFRS फाउंडेशन क्या होता है, IFRIC क्या होता है, एडवाइजरी काउंसिल क्या है, IASB क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजेंसी इशू, बेटे सब देखने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय हूं और देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया कोटेशंस आपके लिए मैं लिखता हूं कि आपका मोटिवेशन बूस्टअप रहे। रजिस्टर बाहर निकालने बेटे रजिस्टर बाहर निकालने, पहले कुछ लिखेंगे फिर हम आएंगे इन स्लाइड्स में। आइए जी आइए आज का ये जो लेक्चर नंबर 1 है I will be discussing with concept number 1 that is overview of regulatory framework and second concept is why there is a need, what is the importance, why you know the standards are there, why there should be common rules, common principles, common policies क्यों होनी चाहिए। आइए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और एक कहानी बताना चाहता हूं। बेटे मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। मैंने आज बड़े सारे वीडियोस आपको शो करने हैं, गूगल में आपको बड़ी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बातें करनी है, फिर मैंने भगवान कृष्ण का एक आपको श्लोक भी सुनवाना है। तो आने वाले 15 मिनट आपके लिए प्रीशियस है और एक कोटेशन लिखी है आपके लिए। चलिए कोटेशन तो बहुत हो गई, माई स्टोरी, मेरी स्टोरी अब स्टार्ट ही हो रही है। बेटे पहले मेरी चर्चा सुन लो, मेरी कहानी सुन लो दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेटे कहानी उस जमाने की है जब आप बहुत छोटे थे, उससे पहले आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशन। बेटे चैप्टर नंबर 1 में वी हैव कवर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। At least I have given you what I mean by standards. What are the policies? What are the the rules? What are the thoughts? What are the procedures? What are the processes? बेटे स्टैंडर्ड्स की बात हमने की थी, रेड लाइट की बात की थी, मैंने 1000 वॉट की खोपड़ी की बात की थी। I have told you different terms in regard to standards, the rules, the ethics, the policies which you follow in day-to-day life। और फिर मैं आपको ले गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। That what I mean by accounting standard? It means the accounting principles, the accounting concepts, the accounting ideas, the accounting methods। बेटे वो जो methods, principles, policies जो हम follow करते हैं that while preparing financial statements
दैट इज नेम्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बेटे बड़े सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, यूजर्स को डिस्कस किया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह वगैरह, हमने काफी कुछ डिस्कस किया। एंड आई हैव डिवोटेड माय मैक्सिमम टाइम ऑन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय IASB। बेटे आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मन से मन की बात कहूंगा। आप मेरी इस समय कहानी सुन रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए, आपके घर में बड़े सारे रूल्स हम बना दें कि सुबह इतने बजे उठना है, इवनिंग में इतने बजे सोना है, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना, टीवी ज्यादा नहीं देखना, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे, बस खाली रूल्स ही बना दें, क्या लगता है फैमिली मेंबर्स वो रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटे, हो ही नहीं सकता। आपने अपनी लाइफ में कितने रूल्स बनाए हैं, टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, आज भी आप बड़े सारी बातें सोचते हो, लिखते हो, बट इंप्लीमेंट नहीं करते। बेटे इंप्लीमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, स्टैंडर्ड्स तो बन गई, रूल्स बन गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन गई, दैट आपको जर्नल एंट्रीज ऐसे पास करनी है, दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दीज आर द रूल्स ऑफ एसेट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर एक्सपेंसेस, दीज आर इनकम्स, दीज आर एसेट्स, दीज आर लायबिलिटी, दिस इज इक्विटी। मैंने सब बता दिया बेटा ताम धाम इन द लास्ट चैप्टर नंबर 1। बट द पॉइंट इज, वो जो रूल्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए बेटे कुछ डंडा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटे? उसी डंडे का नाम है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आप देखें हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें, अर्थ प्लैनेट में बेटे कितनी कंट्रीज होंगी? मैं अज्यूम करता हूं 250 कंट्रीज होंगी, एक सेकंड में अज्यूम कर लेते हैं 250 कंट्रीज होंगी। अगर आप गूगल में देखेंगे तो भी देख लेते हैं कितने कंट्रीज होंगी। सभी 250 कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने सेपरेट लॉज हैं। दे हैव डिफरेंट रेगुलेशंस। यूके की अपनी है, यूएसए की अपनी है, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की, स्पेन की, फ्रांस की, इटली की, इंडिया की, चाइना की, अफगानिस्तान की, सबकी दे हैव डिफरेंट लॉज, डिफरेंट रेगुलेशंस। एंड सिमिलरली बिकॉज उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, अपने कंपनीज एक्ट हैं, अपनी बातें हैं, सिमिलरली दे हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंट्स। बेटे बस यही कैच पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, आपका बस ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स दैट ईच एंड एवरी कंट्री हैज इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चाइना की देखें तो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाइना का कंपनी अलग है, उसकी प्रोविजन सेपरेट है, उसका डिस्क्लोजर, उसका रिकॉग्निशन, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटेंट इज अ डिफरेंट एज कंपेयर टू यूके, एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू यूएसए। अब बेटे प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आएगी? इन सभी के अलग अलग हैं। तो पहले आप एक बात लिख लें, अभी हम प्रॉब्लम को सोचे कि क्या मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, बट बिफोर दैट जस्ट राइट इट डाउन व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नो डाउट वी हैव आई हैव गिवन यू समथिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर, बट एक बार लिख लें बेटे, मेरा दिल रखने के लिए कमर सीधी करके बैठेंगे बेटे, लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रूल्स हैं। व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ नहीं, जो हमने एक रूल्स प्रिपेयर किए हैं टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, टू प्रिपेयर द कैश बुक, टू प्रिपेयर द जर्नल, टू प्रिपेयर द सेल्स बुक, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। दोज रूल्स, हाउ वी प्रेजेंट दैट is named as accounting standard. तो लिखेंगे बेटे rules, procedures, policies, documents in regard to recognition. We have discussed in the last lecture what I mean by recognition concept in relation to recognition, that whether that expense is to be recognized in this year or not, whether it is to be revenue expense or capital expense, whether that is revenue income or capital income. बेटे वो recognition, उसकी measurement, इन्वेंट्री बेटा यूएसए में हम लिफो मेथड फॉलो करते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आईएफआर वी फॉलो फिफो, वी कैन फॉलो वेटेड एवरेज। सो वी हैव डिफरेंट रूल्स, वी हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स फॉर मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बेटे, उनका कैलकुलेशन, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका मेजरमेंट, उसका डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, चेंजेस इन इक्विटी में,
कैश फ्लो में वी हैव डिफरेंट वेज। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक जापानीज कंपनी है, नो दैट जापानीज कंपनी इज फॉलोइंग जापानीज स्टैंडर्ड्स, Japanese accounting standards, and one is a Chinese company and Chinese company is following its own Chinese accounting standards. One is UK company, United Kingdom based company, European company, and that company is following their own accounting standards as given by their own, regulatory body. Similarly is the case with USA, they are following US gaps. In India, we are following accounting standards. Now they have shifted to IndAS, Indian accounting standards. Similarly, I think in Pakistan also we have different standards. अब आप ये बताइए, सबकी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। मेरी राग मेरी डबली, कहानी सुनिए बेटा, एक कहावत है, मेरी डबली मेरा राग। इट मींस मैं जो कह रहा हूं वही सही है। But the point is, the real issue is, if that Japanese company or if that Indian company wants to list their equity shares, their common shares in USA stock exchange, New York stock exchange, London stock exchange, Chicago stock exchange, तो बेटे in that case, firstly they have to convert their financial statements as per the accounting standards of that country. उस कंट्री की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे पहले मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करूंगा, then only it can be listed in New York Stock Exchange, or then only I can come with a euro issue, or then only I can have some fund from there. आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब आप ये बताइए, if Reliance Industries wants to go to be listed for New York Stock Exchange, now it is a very major problem. Similarly, बेटे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, देखिए किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज में बनी। इंडिया, in India we have a separate body named as Institute of Chartered Accountants of India. बेटे कंपनीज एक्ट 2013, SEBI guidelines, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, due to these, these are the authoritative bodies due to which my accounting standards are being formulated. The nodal body is ICAI. ठीक है जी। यूके की बात करें तो यूके में वी हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, कंपनीज एक्ट 2016, 6, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इफ आई टॉक ऑफ यूएसए, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, एनरॉन का भी फाइनेंशियल फ्रॉड मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 250 कंट्रीज को देखें तो वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। उसकी वजह से क्या हो रहा था, द ग्लोबलाइजेशन, द लिबरलाइजेशन, द डीरेगुलेशन, वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। एंड वन कंपनी कैन नॉट इजिली गो इन अनदर कंट्री फॉर इशूइंग और फॉर पब्लिक इशू, एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे। बेटे अभी मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की लिस्ट दिखाऊंगा। सहारा इंडिया, लेमैन ब्रदर, एनरॉन, वर्ल्ड बैंक, यस बैंक, बेटे ह्यूज फ्रॉड्स वर देयर। एक बच्चे को नींद आ रही है, वो उसको थप्पड़ मारना है, मैंने ये कहना है बेटे, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वाई देयर इज अ नीड ऑफ IFRS। तो मैं उस जरूरत की बात कर रहा हूं कि पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दैट सिस्टम। And due to globalization, due to new concepts, due to flat world, due to new logics, why there is a need to have a common rule, common process, common procedures. COVID-19 के बाद आप चेक कर लीजिए, हम बात करते थे यूरोपियन, इंडियन, अमेरिकन, बेटे सब धरा का धरा रह गया। It means we should have common principles. बेटे हम सबका खून लाल है, तो हमारी सबकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो द ट्रांजैक्शंस विच वी आर डूइंग, उसमें भी तो यूनिकनेस होनी चाहिए, उसमें भी तो कॉमननेस होनी चाहिए, उसमें भी तो सेम स्टैंडर्ड्स आनी चाहिए। सो इस थॉट प्रोसेस को माइंड में रखते हुए वी हैव डेवलप्ड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया। अभी तक क्या था, नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल लॉज, फिर उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस। बट बेटे अब जमाना बदल गया धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ एनरॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। Why there was frauds? Because the system which was there, that was not full proof. पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं था। आइए देखते हैं, आइए बेटा, एक बार मैं चाहता हूं आप लेमैन ब्रदर्स में आ जाइए। ये देखिए लेमैन ब्रदर्स, मैंने
लेमैन ब्रदर्स का आपके सामने विकिपीडिया, मुझे बड़ी अच्छी साइट लगती है बेटा, विकिपीडिया ने पूरी केस स्टडी दे दी कि लेमैन ब्रदर कहां की कंपनी थी, क्या फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, एंड आफ्टर दैट न्यू एक्ट्स केम इन यूएसए. सिमिलरली एनरॉन की बात करेंगे. आइए पहले एक बार हल्का सा जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. होल्डिंग में हैव अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज दिस. फाइलिंग द बैंक्रप्सी. बेटे बैंक्रप्सी हो गई, हद कर दी, मतलब दिवालिया निकल गया. ये देखिए एनरॉन स्कैंडल, 2001 में ये स्कैंडल पकड़ा गया. एन अमेरिकन एनर्जी कंपनी बेस्ड इन दिस ऑर्थर एंडरसन ऑडिटर्स से 5 लाख दिस in addition to being largest bankruptcy recognition of American industry at that time was found in 1985 after merging with this, and in this was developed a staff of executives. बेटे स्पेशल पर्पस में बड़ा सारा वर्क हुआ, बट अल्टीमेटली आज इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काले पानी की सजा पे है. तो ऐसे वीकनेसेस वर देयर इन माय स्टैंडर्ड्स एंड देयर वर फाइनेंशियल फ्रॉड्स. आप अब देखिए इंडिया में, देखिए इंडिया का सत्यम स्कैंडल, फिक्स डिपॉजिट थे नहीं, बट दैट राजू बन गया जेंटलमैन इज शोइंग दोस फिक्स डिपॉजिट्स वाज अ कॉर्पोरेट स्कैंडल. सत्यम कंप्यूटर्स बेटा ह्यूज, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ इंडिया में. ये मैं क्यों बता रहा हूं? जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड्स, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ IFRS. बेटे हम सबके घर में रूल्स बनते हैं, बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, फादर, मदर बार बार उनको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं करेंगे, नो वन विल फॉलो दोज रूल्स. सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना अलग बात है, बट उसको फॉलो करना एक अलग बात है. बट द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. देयर इज नो हार्मोनाइजेशन, देयर इज नो यूनिकनेस. तो बेटे उस सबको यूनिक करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए, यूजर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सो दैट आई कैन कंपेयर कोका कोला विद पेप्सी और विद एनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ऑफ जापान, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विद अमेरिकन. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए. आई कैन डू दैट, यूजर कैन डू दैट, बिकॉज देन ओनली द ट्रस्ट फैक्टर विल डेवलप. बेटे आप ये बताइए यूजर्स में ट्रस्ट कैसे आएगा? यूजर्स में ट्रस्ट आएगा तभी when the financial statements are correct, when they are consistent, when they can be compared with others, when there is a proper internal control. So due to that, उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो बेटे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज FDIs आ रही हैं, यूरो इश्यूज आ रहे हैं, आप देखिए. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस नाउ इट इज नेसेसरी टू हैव कॉमन स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो मैंने रीजंस लिखे हैं बेटे. पहला रीजन लिखा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और एग्जांपल दे दिया आपके सामने कितने सारी कंपनीज हैं. सेकंड मैंने लिखा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू फ्लैट वर्ल्ड, ड्यू टू यूरो इश्यूज, ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव regulatory framework, we should have commonness, we should have uniqueness to ensure the needs of basic information of users, to ensure financial statements can be comparable. I can compare Indian cement company with USA cement company, with UK cement company, with Australian cement company. I can compare it only if they are following same standards, if they are following the same uniqueness, if they are following the same methods, if they are following the same accounting policies. To regulate the behavior of top level management, Enron का example आपको बताया, top level CFOs, CEOs, because they have a different objective, that is management, and that owners have a different objective, that is agency problem. वो भी हम डिस्कस करेंगे. To increase the trust of users. बेटा इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ट्रस्ट खत्म हो रहा था,
You know, there was no uniqueness, no due to globalization we cannot go over euro issues. कहते हैं इंडिया में, कहते हैं जब भी धर्म की हानि होती है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, अभी मैंने आपको बताया था कि ये कोटेशन इस चैप्टर से रिलेट कर रही है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। देखिए बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी कोटेशन को लेके आ रहा हूं और मैं चाहता हूं इसको ध्यान से देखें आप क्या लिखा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम तदामहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। दिस क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका मीनिंग क्या है। कि जब जब धर्म की हानि हुई भगवान ने अवतार लिया। अब जब जब ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, का ट्रस्ट कम हुआ, एंड ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ यूरो इश्यूज, बेटे नई स्टैंडर्ड्स का जन्म हो गया। और आज हम उन स्टैंडर्ड्स को पता क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे बेटे, दैट इज नेम्ड एज कॉमन रूल्स, common thoughts, common ideas, common principles, and those will be named as IFRS. तो आइए बेटे लास्ट में लिख लें। I have just told you what is the meaning, why there is a need of regulatory framework and of IFRS. तो International Financial Reporting Standards का ऑब्जेक्टिव क्या है? To harmonize the different accounting standards and accounting policies ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इस दुनिया की कंट्रीज की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करना, कॉमननेस लेकर आना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स बनती कैसे, फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज इफ्रिक, हु इज आईएएसबी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, विच कंट्रीज आर देयर, बेटे वो सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में बताने वाला हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने बस इतना ही बताना था विद रियल केस स्टडीज दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दीज IFRS। बेटे जाते जाते गाना मैं दिखाऊंगा और बड़ा ही रेलेवेंट गाना है बेटे, इसको लेकर ही रेलेवेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं। कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, तो बेटे सुनेंगे, मैं ज्यादा देर तो नहीं लगाऊंगा, एक बार सुने। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। ठीक है बेटा, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले ना जो आपके पास स्लाइड्स है ना, आप उनको ओपन कर दीजिए, मैं इसको थोड़ी सी ये बंद कर दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो बेटा, ठीक है जी, गाने में ही हैं अभी आप, ओके, ये लीजिए। ये रहा बेटा कंसेप्ट नंबर 2 मेरी पीपीटी का। अगर आपने क्लास नोट्स लिख लिए तो आप यहां पर आ जाएं। व्हाई देयर इज अ नीड और व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी of regulation. When I say regulation of need, because it ensures the financial statements can be relied upon by a variety of users when making decisions. बड़ा प्यारी सी बात है। If there is a regulatory body जो कहती है नहीं आपको ये करना ही करना है, तो जो users हैं, आम आदमी है, मैंगो पीपल है, they can rely on those financial statements. It promotes consistency and comparability of accounting information to help users to interpret financial statement irrespective of location of the company. कितनी बढ़िया बात है। If we have a common rules, common principles, common regulatory for accounting standards, now we can compare it with Japanese with Chinese, or Chinese with Pakistani, or Pakistani with Indian, Indian with France. Any company we can be compared. There is no concept of location. Financial accounts are used as the starting point for calculating taxable profits. The stock market will rely on the published financial statement by companies. It means because of all these reasons, it is important that you should have some common, regulations. ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटे मैंने आपको लेक्चर में ये बताना है that what are the elements of regulations. अब देखिए रेगुलेशंस कंट्री वाइज भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया के लिए अगर हम बात करें, कैन यू टेल मी कि इंडिया के लिए हमने अभी कौन सी स्टैंडर्ड की बात की थी इंडिया के लिए?
बेटे ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं इंडिया के पॉइंट से बता रहा हूं। नेशनल लॉज में हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में, जैसे यूके में 2006 है। मार्केट रेगुलेशंस में सेबी की रेगुलेशंस हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो मैं ये कह रहा हूं रेगुलेशन के लिए एलिमेंट्स ऑफ रेगुलेशन ये होंगे, और उसके बाद हम आएंगे आईएफआरएस के ऊपर, दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ आईएफआरएस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशन। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर का क्रक्स समझ आ गया। Lecture 2 most important है because I will be telling you that how a new standard is being developed. Who are the authorities who prepare that standard? What I mean by IASB, what I mean by IFRIC, what I mean by IFRS Foundation. बड़ा मजा आने वाला बेटे। Be happy, be jolly, be